नमस्कार बच्चों। आज हम यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय पूर्व आधुनिक काल सन 1300 से सन 1800 ईस्वी तक का चर्चा करेंगे। कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान इतिहास, अध्याय 6 यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय पूर्व आधुनिक काल सन 1300 से सन 1800। जैसा कि आप हिंदी में जानते हैं, काल व्याकरण में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया हो रही है या हो चुकी है या भविष्य में होगी, उसे काल कहते हैं। काल अर्थात टेंस। काल को 3 भागों में बांटा गया है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसी प्रकार इतिहास को भी 3 कालों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व, इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल आते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसे 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक मानते हैं कि इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक का काल को रखा गया है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 1964 ईसा पूर्व तक। इस ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक सभ्यता और दूसरा है ऐतिहासिक युग। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व, इसमें वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऐतिहासिक युग को 3 काल में बांटा गया है: प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। आज हम आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है: पूर्व आधुनिक काल सन 1300 से सन 1800 तक और आधुनिक काल 1800 से अब तक। पूर्व आधुनिक काल और आधुनिक काल। पूर्व आधुनिक काल किसे कहते हैं? मध्यकाल के अंत में होने वाले बदलावों के कारण लोग विज्ञान और तार्किकता पर अधिक विश्वास करने लगे। जिस समय ये बदलाव हुए उसे पूर्व आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक युग या आधुनिक काल किसे कहते हैं, इसकी क्या पहचान है? तो औद्योगिक उत्पादन और लोकतांत्रिक राज्य आधुनिक युग की मुख्य पहचान है, या औद्योगिक उत्पादन और लोकतांत्रिक प्रणाली को हम आधुनिक काल कह सकते हैं। आधुनिक काल को और विस्तार से समझें तो लोगों की जात पात को कम महत्व दिया जाना, सबकी कानूनी समानता और साथ ही साथ समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अधिक आर्थिक असमानता। सोच विचार के स्तर पर पहले लोग ज़्यादा धर्मभीरू होते थे, किंतु अब लोग विज्ञान और तार्किकता पर अधिक विश्वास रखने लगे हैं। मध्यकाल के समाज में आधुनिक काल में कब और कैसे प्रवेश किया, यह अध्ययन का विषय हो सकता है। जिस काल में यह बदलाव शुरू हुआ उसे पूर्व आधुनिक काल अर्थात आधुनिक काल का शुरुआती समय कहा जा सकता है। एशिया और यूरोप महाद्वीपों के देशों में 14वीं शताब्दी से अर्थात सन 1300 के बाद व्यापार, शहरीकरण, राजनीतिकरण, धर्म, लोगों की सोच आदि में बदलाव आने लगा। यह दौर लगभग सन 1750 तक चला। इसके बाद औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण आधुनिक युग की शुरुआत हुई। अतः सन 1300 से सन 1350 के काल को हम पूर्व आधुनिक काल और उसके बाद के काल को आधुनिक काल कहते हैं।
भारत, इराक, ईरान और तुर्की जैसे एशियाई देशों तथा यूरोप में इटली, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में 14वीं सदी में लेकर 18वीं सदी के बीच क्या घटनाएं घटी जिन्होंने आर्थिक व राजनीतिक क्रांतियों को संभव बनाया। बदलाव तो कई हुए, लेकिन यहाँ हम केवल सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक बदलावों की बात करेंगे। 14वीं से 18वीं सदी के बीच 3 तरह की प्रक्रियाएं हुई जिन्हें हम इन नामों से जानते हैं। रेनेसां या पुनर्जागरण, दूसरा धर्म सुधार, तीसरा है रिफॉर्मेशन और एलाइनमेंट अर्थात प्रबोधन। अर्थात विज्ञान, लोकतंत्र और प्रगतिशील विचारों का विस्फोट। हालांकि ये तीनों यूरोप के इतिहास से जुड़ी घटनाएं हैं। इनसे मिली-जुली कई बातें भारत, ईरान व तुर्की जैसे एशियाई देशों में भी इसी काल में देखी जा सकती है। जैसे भारत में भक्ति व सूफी आंदोलन तथा नए कलाबोध का विकास इसी समय प्रारंभ हुआ। यही नहीं, इन्हें यूरोप में हुए इन बदलावों के पीछे एशिया और अफ्रीका के देशों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। बदलाव के विभिन्न पहलू। सन 1300 से सन 1750 के बीच ऐसी क्या बातें हुई, आइए हम पता करें। आधुनिक युग का प्रारंभ कैसे हुआ। व्यापार और शहरीकरण। इस दौर में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका व एशिया के बीच व्यापार में बहुत तेजी आई। विभिन्न देशों में भी व्यापार का विस्तार हुआ और तरह तरह के सामानों का आदान प्रदान होने लगा। व्यापार के विकास के साथ साथ तीनों महाद्वीपों में शहरीकरण बढ़ा, जिससे नए शहर बसे और पुराने शहरों का विस्तार हुआ। इसके कई परिणाम हुए। धनी व्यापारियों का वर्ग उभरा, देशों के बीच लोगों का आवागमन बढ़ा, जिससे विचारों का आदान प्रदान होने लगा। नए नए आविष्कार हुए और नई तकनीकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाव हुआ। यूरोप व भारत के शहरों में एक महत्वपूर्ण अंतर था। यूरोप के कई शहर ऐसे थे जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त थी और वे राजाओं के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला सकते थे। शहर के व्यापारियों और कारीगरों के संगठन मिलकर शहरों के कामकाज संभालते थे। ऐसे शहरों में कुछ हद तक लोकतंत्र और गणतंत्र की भावनाएं विकसित हो पाई। ऐसे शहर थे जेनेवा और फ्लोरेंस, दोनों इटली में हैं। भारत में सूरत, आगरा, विजयनगर जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ, लेकिन इन पर राजाओं या उनके सामंतों का वर्चस्व बना रहा। केंद्रीकृत राज्य प्रणाली, यह 14वीं शताब्दी के शासन प्रणाली थी। केंद्रीकृत राज्य प्रणाली किसे कहते हैं? वह शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र के अंतर्गत पूरा राज्य नियंत्रित हो, इसे केंद्र शासित राज्य या केंद्रीय प्रणाली कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं राजा, उसके बाद उसके सामंत, उसके बाद उसके सैनिक, ऐसे ही नीचे फिर व्यापारी वर्ग, उसके बाद किसान वर्ग, उसके बाद दास वर्ग। इस प्रकार के शासन व्यवस्था जिस पर लोगों की अधिकार दिए गए थे राजा के द्वारा, और राजा इस सबका सर्वोपरि था। केंद्रीकृत राज्य इस बीच इन देशों में शक्तिशाली राज्य बनने लगे। भारत में विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि बने। ईरान में सफविद साम्राज्य और तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य बना। यूरोप में भी कई शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए, जिनमें फ्रांस, स्पेन व इंग्लैंड के अलावा इटली के कई छोटे राज्य भी शामिल थे। आमतौर पर इनके शासक बहुत महत्वाकांक्षी थे और वे राज्य के अंदर शक्ति का केंद्रीकरण कर रहे थे, अर्थात एक राजा या बादशाह के हाथों में सत्ता, अधिकार और धन इकट्ठा होने लगा। चूंकि
इन राजाओं में आर्थिक और राजनैतिक शक्ति बादशाहों के हाथों केंद्रित थी। इन्हें केंद्रीकृत राज्य कहते हैं। इस काल से पहले जमींदार, सामंत आदि स्वायत्त रूप में शासन चलाते थे। अब इनके अधिकार कम कर दिए गए या समाप्त कर दिए गए। शहरी मध्य वर्ग का उभरना। व्यापार और शहरों के विकास तथा केंद्रीकृत राज्यों के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यम वर्ग उभर कर आया। इनमें व्यापारी, धनी, कारीगर, मुंशी, लिपिक, वकील, पेशेवर कलाकार, कवि, लेखक आदि सम्मिलित थे। मध्यकालीन व्यापार। शहरीकरण और राज्यों के विकास के कारण जो नए नए काम उभरे, जैसे हिसाब किताब रखना, प्रशासन, कर वसूली, न्यायालयीन काम, राज्यों के बीच दूत का काम आदि, उन्हें करने वाले लोग भी इसी वर्ग में शामिल थे। इस नए मध्यम वर्ग के लोग लगातार आर्थिक तंगी में रहते थे और अच्छी नौकरी की खोज में दूर दराज के राज्यों में जाकर रहने के लिए तैयार होते थे। इस तरह बड़े क्षेत्र में विचरण करने के कारण यह वर्ग समालोचनात्मक दृष्टि रखता था और तत्कालिक धर्म सुधार, धर्मगुरु या शासकों की आलोचना करने में कतराता नहीं था। इस मध्यम वर्ग के बनने में शिक्षा का बहुत महत्व था। उन्हें न केवल साक्षर होना जरूरी था, बल्कि अपने काम को प्रभावी तरीके से करने के लिए व्यापक साहित्यिक शिक्षा की जरूरी थी। यूरोप और भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा, उनमें कई समानताओं के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। एक तो यह था कि भारत में यह वर्ग कुछ विशेष जातियों तथा सीमित था, जैसे कायस्थ, क्षत्रिय या ब्राह्मण, जबकि यूरोप में इस वर्ग में विविध समूहों व वर्गों के लोग सम्मिलित हुए। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह था कि भारतीय मध्यम वर्ग ने गणित या विज्ञान के अध्ययन में रुचि कम दिखाई, जबकि यूरोप में इसे महत्वपूर्ण माना गया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ की कुछ विशेषताएं। व्यापार में वृद्धि, व्यापारी वर्ग और निरंकुश सम्राटों का उदय, वाणिज्यिक पूंजीवाद का उदय, नगरों और कस्बों की संख्या में वृद्धि, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था, कैथोलिक चर्च शक्ति में कमी, इंग्लैंड और फ्रांस प्रतिद्वंदिता चरम पर। इस प्रकार की ये 18वीं शताब्दी की घटनाएं हैं। रेनेसां या पुनर्जागरण। प्राचीन साहित्य का अध्ययन और देश विदेश का ज्ञान। प्राचीन यूनानी व लैटिन साहित्य के केंद्र में मनुष्य और उसके जीवन के विभिन्न पहलू थे। राजनीति, नीतिशास्त्र, दर्शन, कानून, सुसंस्कृत व्यापार और भौतिक दुनिया का अध्ययन आदि इनके प्रमुख विषय थे। मनुष्य को केंद्र में रखने के कारण ऐसे साहित्य के अध्ययन को मानविकी अध्ययन, ह्यूमैनिटीज या मानववाद, ह्यूमैनिज्म भी कहा जाता है। कई मायनों में यह सब धार्मिक चिंतन से हटकर था। इनमें किसी धर्म ग्रंथ या धर्मगुरु में विश्वास, परलौकिक पुण्य के लिए इस लोक में त्याग, तपस्या या कष्ट सहना आदि बातों पर जोर नहीं था। वे तार्किक सोच को बढ़ावा देते थे और व्यक्ति के खुद सोचने विचारने पर जोर देते थे। वे किसी धर्मगुरु की बातों को भी तर्क की कसौटी पर परखने पर जोर देते थे। इसी कारण मध्यकाल में जब ईसाई धर्म का वर्चस्व यूरोप में स्थापित हुआ, तो उसके धर्मगुरुओं के द्वारा प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य की आलोचना की गई।
मध्यकालीन यूरोप में प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन ईसाई चर्च के प्रभाव के कारण बहुत सीमित हो गया। यह साहित्य ईसा मसीह के जन्म के पहले रचा गया था और ईसाई धर्म के अनुरूप नहीं था। चर्च का आग्रह था कि इस लोक में सुख प्राप्ति की चिंता न करके परलोक में स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। चर्च के विरोध के चलते ये प्राचीन साहित्य पश्चिम यूरोप में लुप्त होते गए, किंतु ईरान, इराक आदि इस्लामिक देशों में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अनुवाद और अध्ययन चलता रहा। चौदहवीं सदी तक इस्लामी संस्कृति का प्रभाव एशिया में भारत से लेकर यूरोप में स्पेन तक फैला था। इन क्षेत्रों में जैसे चीनी, मध्य एशियाई, भारतीय, ईरानी, इराकी, मिस्री, यूनानी आदि कई संस्कृतियों व सभ्यताओं का मेल मिलाप हो रहा था। इस्लामी देशों के विद्वानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और चीनी, भारतीय, ईरानी तथा यूनानी साहित्य का अरबी और फारसी भाषाओं में अनुवाद करके अध्ययन किया। 14वीं सदी में जब पश्चिमी यूरोप में प्राचीन साहित्य में रुचि फिर से जागृत हुई, तब इस्लामी देशों ने संरक्षित ग्रंथ और उनके अरबी अनुवाद बहुत काम आए। इनके अलावा प्राचीन भारतीय गणित, खगोल शास्त्र और चीनी विज्ञान का ज्ञान भी यूरोप के विद्वानों को मिला। यूरोप में मानववाद। सन 1300 के आसपास यूरोप के विद्वान पुरानी लैटिन और ग्रीक भाषा की पुस्तकों के अध्ययन में रुचि लेने लगे। वे बढ़ते व्यापार, शहरीकरण और उभरते राज्यों के कारण उपजी चुनौतियों पर विचार कर रहे थे तथा नए व्यवसायों व नौकरियों की संभावना का फायदा भी उठाना चाहते थे। लैटिन भाषा के विद्वान इटली के फ्रांसेस्को पेट्रार्क, जन्म सन 1304, मृत्यु सन 1374 को मानविकी अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। वे इस बात से परेशान थे कि उनके समय के लोग भाषा का सही प्रयोग नहीं करते हैं। वे प्राचीन लैटिन साहित्य पढ़ने लगे ताकि वे समझ सके कि भाषा का सही उपयोग कैसे हो। प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने से वे समझने लगे कि इनकी मदद से हम सही भाषा के अलावा अपनी बुद्धि को सही तरीके से सोचने और दुनिया को बेहतर समझने के लिए तैयार कर सकते हैं। पेट्रार्क जैसे लोगों के प्रयासों से 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन तेजी से फैला। मानववादियों का मानना था कि इससे युवाओं में सोचने के तरीके और औपचारिक पत्र लेखन, भाषण देना, किसी न्यायालय के पक्ष प्रस्तुत करना, व्यापार या राजनयिक मकसद से बातचीत करना आदि व्यावहारिक कुशलताएं भी विकसित होंगी। अतः वे ऐसी शिक्षा देने के लिए शालाएं स्थापित करने लगे। इस काम में उन्हें जर्मन कारीगर गुटनबर्ग की लगभग सन 1439 में बनी छपाई प्रेस के आविष्कार से बहुत मदद मिली, जिसमें एक किताब की सैकड़ों प्रतियां आसानी से तैयार की जा सकती थी। आप देख रहे हैं जर्मन कारीगर गुटनबर्ग, जिन्होंने छपाई की प्रेस मशीन का आविष्कार सन 1439 में किया। यह है छपाई की मशीन। छपाई प्रेस के आविष्कार से बहुत मदद मिली, जिसमें एक किताब की सैकड़ों प्रतियां आसानी से तैयार की जा सकती थी। इसके फलस्वरूप नई व पुरानी पुस्तकों की प्रतियां बहुत बड़ी मात्रा में दूर दूर तक पहुंच सकती थी। इससे विद्वानों के बीच संवाद और विचारों का आदान प्रदान बहुत सरल हो गया।
हॉलैंड देश के एक और प्रसिद्ध मानववादी विद्वान एरास्मस, जन्म सन 1466, मृत्यु सन 1536 ने प्रारंभिक यूनानी ईसाइयों के साहित्य और बाइबिल के प्राचीन ग्रीक मूल पाठ का भी अध्ययन किया। उन्होंने यह दिखाया कि चर्च द्वारा किए गए बाइबिल के लैटिन अनुवाद में बहुत सारी गलतियां हैं। एरामस ने चर्च की कई मान्यताओं को अंधविश्वासी बताया। इस विषय में उन्होंने भूल की प्रशंसा नामक एक व्यंग्यात्मक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें चर्च के कई कर्मकांडों व विचारों की आलोचना की गई। क्या महिलाएं भी इस तरह का अध्ययन करती थी? उन दिनों आमतौर पर पुरुषों को ही औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। महिलाओं से अपेक्षा थी कि वे घर के कामकाज को संभालें। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने इस सीमा को लांघा और ग्रीक व लैटिन साहित्य का अध्ययन किया और मानववादी लेखकों में अपना नाम दर्ज किया। ऐसी ही एक महिला थी कसांड्रा फेडले। इनका जन्म सन 1465 में और मृत्यु सन 1558 में हुआ। फेडले ने आग्रह किया कि महिलाओं को भी इस तरह के साहित्यिक अध्ययन में भाग लेना चाहिए। उन दिनों वेनिस एवं गणतंत्र था, लेकिन उनमें महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। फेडले ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इससे स्वतंत्रता और लोकतंत्र सीमित होता है और पुरुषों की इच्छाओं को प्राथमिकता मिलती है। एक तरह से यह पुरुष प्रधान व्यवस्था की शुरुआत आलोचना थी। इससे आने वाले समय में नारीवादी विचारों के उभरने का रास्ता खुला। दूसरे मानववादी चिंतक थे इटली के मैकियावेली। मैकियावेली ने सन 1513 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम था द प्रिंस। यह मूलतः राजनीति का एक अध्ययन था। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें किसी आदर्शवाद की चर्चा न होकर यथार्थ में जो राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही थी उनकी विवेचना थी। इसमें नैतिक की चिंताओं से मुक्त होकर कई राजा जिस प्रकार निरंकुश शक्ति अर्जित कर सकता था उसका वर्णन मिलता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि प्राचीन साहित्य के अध्ययन से मानववाद शुरू हुआ था, जिससे अपनी अभिव्यक्ति और चिंतन को प्रभावी और सुसंस्कृत किया जा सके। देखते ही देखते यह चर्च के विरुद्ध हो गया। इस आंदोलन के स्थायी प्रभावों के उदार साहित्य शिक्षा बुद्धिजीवियों की स्वतंत्र महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत में परिवर्तन। हमने पहले देखा था कि भारत में भी संस्कृत, फारसी, अरबी आदि साहित्य का अध्ययन और अनुवाद जोरों से चल रहा था। इसमें न केवल मुगल बादशाह बल्कि छोटी छोटी रियासतों के शासक भी पहल कर रहे थे। इस काल में मुंशियों व मुनियों का काफ़ी महत्व था। वे शिक्षित थे और उनके बिना शासन नहीं चल सकता था। इन लोगों ने मुगल काल के बारे में कई ग्रंथ रचे, जिनमें हम उनकी विवेचनात्मक और विश्लेषण की क्षमता देख सकते हैं। मुगलकालीन मध्यम वर्ग की एक और विशेषता यह थी कि वह एक मिलीजुली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी, जो भारतीय और मध्य एशियाई तत्वों से बनी हुई थी। आप देख रहे हैं मुगलकालीन साहित्य, जिसे उस समय के विद्वानों ने लिखा। वे इन सभी धाराओं से अपनी प्रेरणा लेते थे और उनका दैनिक जीवन इन सबसे प्रभावित था। यही नहीं, वे राजाओं पर आश्रित होने पर भी उनकी स्वतंत्र रूप से आलोचना कर सकते थे। उदाहरण के लिए कई मुंशी अपनी पुस्तकों में औरंगजेब की असहिष्णु नीति की आलोचना करते थे। भारत और यूरोप की बौद्धिक व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि भारत में छपाई प्रेस का उपयोग न के बराबर हुई।
मुंशी और मुनीम किसे कहते हैं? मुंशी और मुनीम ये लोग मुगल काल के शासकीय दफ्तरों में तथा व्यापारियों के कई चिट्ठी पत्री लिखना, कानूनी दस्तावेज तैयार करना, हिसाब किताब रखना, घटनाओं का विवरण लिखना आदि महत्वपूर्ण प्रशासनिक काम करते थे। वे विभिन्न देशों की भाषा तथा तौर तरीकों के जानकार भी थे। छत्तीसगढ़ में रतनपुर के साहित्यकार गोपाल मिश्र के अपने व्यंग्यात्मक काव्य खूब तमाशा लगभग सन 1679 में हम उनके मिली-जुली सांस्कृतिक पहचान को देख सकते हैं। इसके शीर्षक के दोनों शब्द फारसी मूल के हैं। जय हिंद।